नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आज हम लोग वर्णमाला और संख्या ज्ञान पढ़ना शुरू करेंगे। ये प्रश्नावली एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। आइए पहला वीडियो शुरू करते हैं। वर्णमाला और संख्या ज्ञान में एक प्रश्न आता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 7वें अक्षर के, दाईं तरफ 5वें अक्षर के, इस तरह का एक प्रश्न आता है जिसके बारे में मैं आज की क्लास में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए ये थोड़ा मुश्किल पॉइंट जरूर है, पर अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे पहले 5-7 मिनट आपका सर दर्द करेगा, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगेगी। तो ठीक से इस वीडियो को देखने का प्रयास करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। मैं आपको पहली तरह का प्रश्न सिखाने जा रहा हूं। देखिए एक प्रश्न आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से सातवें अक्षर के दाईं तरफ 5वें अक्षर के बाईं तरफ 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। अब आराम से आप मेरी बात सुनिए। अभी आपको समझाने के लिए हम सारी बातें कर रहे हैं, ध्यान लगाना सब। देखिए इस तरह का प्रश्न जब भी आपको मिले तो इन प्रश्नों को हल करने के दो टर्म होते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ये बातें। टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। अब बेटा टर्म फर्स्ट में तो क्या होता है, एकमात्र नियम है कि सभी परिणाम एल में लाएं। मैं भी समझा दूंगा ये क्या है। सभी परिणाम एल में लाएं और टर्म सेकंड में शर्त की जानकारी रखें। ये क्या है सर, क्या समझाना चाह रहे हैं आप? बेटा इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमेशा आप दो टर्म यूज में लेंगे। पहली एल में उत्तर लाएंगे, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा एल में उत्तर कैसे लाते हैं। और दूसरी शर्त की जानकारी रखें। अब बेटा शर्त की जानकारी से क्या मतलब है, तो बाबू कई तरह की शर्तें इस प्रश्न में दी हुई आ सकती हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, इसके प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, या दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में लिख दिए जाए। तो प्रश्न शुरू करने से पहले या प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं आपको ये दोनों टर्म समझाना चाह रहा हूं। पहले हम लोग पहली टर्म पर बात करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर खुद करने का प्रयास करना फिर इन प्रश्नों को, और फिर हम लोग टर्म सेकंड की बात करते हैं। पहले इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे, तो आप आराम से देखना, ठीक से आपको पता लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए पहले हम लोग टर्म फर्स्ट की बात करते हैं। क्या बेटा कि बायां जो होता है उसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं लेफ्ट, तो इसके लिए आप एल काम में लें। और दायां जो होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट, तो उसके लिए आर काम में लें। अब आराम से मेरी बात सुनना। इसी प्रश्न में एक बार हम लोग टर्म फर्स्ट लगाकर देख रहे हैं। तो बेटा इसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 7वां अक्षर, तो आप लिख लेंगे L7। आराम से मेरी बात सुनना। कि दाईं तरफ 5वां अक्षर, तो R5। जब ये बायां बोले तो L लिख लीजिए, जब ये दायां बोले तो R लिख लीजिए। फिर इसने बोला बाईं तरफ 9वां अक्षर, तो आप लिख लेंगे L9। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे, और ऐसा जितना भी विवरण आपको यहां दे रखा है वो सारा नोट कर लें। पहला काम, पहली टर्म समझा रहा हूं। अब आप क्या करें, एक बात याद रखना, अगर ये प्रश्न एल से शुरू हुआ है तो हमेशा उत्तर एल में ही आता रहेगा, और दो दो पदों को हल करना मैं समझाऊंगा, ठीक से ध्यान से सुनो। तो बेटा इन दो पदों को हल करेंगे, तो मैंने कहा चूंकि क्वेश्चन एल से शुरू हुआ है तो आंसर एल में आएगा, पहली बात। और अब महत्वपूर्ण बात यह है
कि अगर ये दोनों समान होते, जैसे ये एल है और ये भी एल होता, या ये आर है तो वो भी आर होता, अगर ये दोनों समान होते तो दोनों को घटाया जाता, और अगर असमान होते हैं तो जोड़ा जाए, बस इतना सा नियम है। तो आप बोलेंगे एल में उत्तर आएगा, और दोनों असमान है तो L12 हो गया। ये आप समझ रहे होंगे मैंने क्या बोला, 7 और 5 12। अब ये तीसरा पद यहां उतार लीजिए L9, और प्रश्न को वापस शुरू कर दीजिए। आप बताइए पहला पद L है तो क्या उत्तर L में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। और दोनों समान है, दोनों समान है तो 12 से 9 गया तो 3, दोनों समान है तो घटाए जाएंगे तो L3। ये टर्म फर्स्ट को हल करना मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्या बताया एक बार दोबारा सुन लीजिए। प्रश्न में जितने भी बाएं दाएं और उनके नंबर दे रखे हैं वो लिख लें। इसने बोला बाईं तरफ से 7वें अक्षर के, दाईं तरफ 5वें अक्षर के, बाईं तरफ 9वां अक्षर क्या है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर पहला पद एल का है तो उत्तर हमेशा एल में चलेगा। पहली बात, हमेशा दो दो पदों को हल करें, और आप ये देखें कि अगर असमान पद है तो जुड़ेंगे, जैसे एल है आर है तो 12 हो गया, ये मैंने उतार लिया। दोनों एल है तो घट गया 3 हो गया तो L3 आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने लिखकर बताया टर्म फर्स्ट में आपको क्या करना है, आंसर एल में लाना है। टर्म सेकंड की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, पहले एक बार टर्म फर्स्ट समझो। तो L3 ये आपकी टर्म फर्स्ट का आंसर हो गया। ऐसे 2 3 4 5 उदाहरण मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं टर्म फर्स्ट के लिए। अभी प्रश्नों पर हम लोग नहीं चल रहे हैं, आप तो ठीक से बस इन तथ्यों को समझो तो आपको बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, वही टर्म फर्स्ट है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, मैंने यहां लिखा L5 R7 R8। ठीक है, एक और क्वेश्चन में ले लेता हूं, ये यहां हल कर लेंगे। एक और क्वेश्चन में ले लेता हूं L18 L4 R7। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं, पहले एक बार ये दोनों करके देखते हैं। तो बेटा मैंने अभी क्या समझाया आपको कि चूंकि पहला पद L है इसलिए आंसर L में आएगा, और ये दोनों असमान है तो जुड़ेंगे, तो 5 और 7 कितने हो गए, 12 हो गए। फिर मैंने यहां लिखा R8, अगला पद उतार लिया। अब आप देखिए पहला पद L है तो वापस उत्तर L में आएगा, आराम से सुनना, तो वापस उत्तर L में आएगा, और दोनों असमान है तो जुड़ेंगे। दो ही तो नियम है। पहला नियम तो ये है कि एक बार L आ गया तो हमेशा L ही आता रहेगा, और दूसरा नियम ये असमान है तो जुड़ते हैं और समान होते हैं तो घटते हैं। तो असमान है इसलिए जुड़ गए, असमान है इसलिए जुड़ गए, तो L20 आपका आंसर आ गया। और यही तो आप चाह रहे थे कि आपका उत्तर L में आना चाहिए, हमेशा आपका उत्तर L में आना चाहिए। ठीक है, अब ये बात करते हैं, जरा देखना, इसका उत्तर L में आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल L में आएगा। L18 और L4 है तो क्या ये L14 हो गया क्या? भैया दोनों समान है तो घटेंगे ना। और फिर मैं इसको उतारूंगा तो मैं लिखूंगा R7। अब दोनों असमान है, असमान है तो मैं लिखूंगा L, असमान है तो जुड़ेंगे 21, L21 उत्तर आ गया। तो टर्म फर्स्ट मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आपका उत्तर L में आना चाहिए। अब इसमें समस्याएं क्या है, ये तो सर बहुत आसान बात हुई, इसमें समस्या क्या है आराम से सुनो। प्रश्न अगर R से शुरू हो जाता, जैसे बोलता R13 फिर L12 और फिर R8, मान लो ये क्वेश्चन होता, तो चूंकि पहला पद R है इसलिए आपका आंसर R में आना चाहिए था। तो फिर आप बोलेंगे R असमान है तो दोनों जुड़ेंगे तो 25, और ये मैंने लिख दिया R8, ये वाला पद मैंने उतार दिया। अब इन दोनों को हल करेंगे तो आप बताइए आंसर किस में आएगा, R, और दोनों समान है तो घटेंगे R17, ये आ गया R17। तो बेटा ये उत्तर तो R में आ गया, जबकि टर्म फर्स्ट की शर्त ये है कि उत्तर L में आना चाहिए। तो अब यहां मेरी बात आराम से सुनना कि यदि आपका उत्तर R में आ जाए तो आप उस कोड को 27 में से घटाएंगे तो वो ऑटोमेटिक L में कन्वर्ट हो जाएगा। तो R17 को आप L10 भी बोल सकते हो, पर एक चीज याद रखना, ऊपर कहीं मत बदलना, बस अंतिम उत्तर को बदलने की बात है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मैंने आपको कहा कि टर्म फर्स्ट का उत्तर हमेशा L में आना चाहिए। यदि R में आ गया तो आप उसको 27 में से घटा के L में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग इसको लेकर। अब एक बार आप भी मेरे साथ ये मैं केवल 2 प्रश्न और लूंगा, आप भी मेरे साथ इनको हल करने की कोशिश करना। मैंने कहा L2 R18 L5 L3, एक क्वेश्चन तो ये हो गया।
और एक हम ले लेते हैं R15, L12, R8, माफ कीजिए L10 और R8। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अब आराम से आप मेरी बात सुनो। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इसका उत्तर किस में आना चाहिए? L में आना चाहिए। तो आपने बोला L, अब ये दोनों असमान है तो जुड़ेंगे तो 20, अब ये उतारेंगे L5। अब आप बताइए इसका उत्तर दोबारा L में आना चाहिए, पर समान है तो घटेंगे तो 15। अब इसकी बारी है L3, उत्तर आना चाहिए L में और समान है तो घटेंगे तो 12। तो आपका फाइनल आंसर आ गया L12। ठीक है, अच्छे से आप ये बात समझ गए होंगे। आप एक बात पर गौर कीजिए, अगर पहला पद L है तो हमेशा L आता रहा, असमान था तो जुड़ गया, फिर समान हुआ तो घट गया, फिर समान हुआ तो घट गया। आसानी से ये बात समझी जा सकती है। ये देखते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसका उत्तर तो R में आएगा। ये लीजिए R, असमान है तो दोनों जुड़ेंगे तो ये 25 हो गया, और ये मैंने लिखा R8 हो गया। अब आप बताइए इसका उत्तर भी R में आएगा, और दोनों समान है तो क्या ये घटेंगे? क्या तो घटेंगे। मैं थोड़ा यहाँ 10 लिख देता हूं, थोड़ा बदला हुआ प्रश्न मिल जाए, वरना सेम हो गया ये पहले से। तो ये R25 R10 हो गया, तो क्या ये R15 हो गया क्या? तो आप बोलेंगे सर इसका उत्तर R में आ गया। तो बेटा R में नहीं आना चाहिए, उत्तर L में आना चाहिए। तो फिर आप क्या बोलेंगे? इसको बदलने के लिए R को L लिख सकते हैं, पर 15 को 27 में से घटाएंगे तो 12, तो L12 हो गया। अब आप आराम से मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, जिस प्रश्न की आज हम चर्चा कर रहे हैं उसको करने के लिए आपको दो टर्म से गुजरना पड़ेगा। एक टर्म मैंने आपको समझा दी कि आंसर L में लेकर आइए, आंसर L में लेकर, R में आया तो भी 27 में से घटाकर L में लाइए। और इसके लिए एकमात्र नियम है, पहला पद अगर L का है तो हमेशा L आता रहेगा, पहला पद अगर R है तो हमेशा R आता रहेगा। समान पद हो तो दोनों को घटाएं, असमान हो तो दोनों को जोड़ें। आशा करता हूं आपको पहली टर्म समझ में आ गई होगी। अब हम लोग टर्म सेकंड का अध्ययन करते हैं। बेटा ये जो टर्म है उसमें तो मैंने आपको बोला कि उत्तर L में चाहिए, और ये जो टर्म है इसमें आपको सही शर्त की जानकारी रखनी है। अब आपका विषय है कि सर ये शर्त क्या है? तो अमूमन बेटा 5 तरह की शर्त इसमें आती है, अमूमन 5 तरह की शर्त आती है, ज्यादा भी आ जाए। पहली शर्त होती है कि कोई शर्त नहीं, पहली शर्त ऐसी होती है कि कोई शर्त नहीं आती है। दूसरी होती है पूरी वर्णमाला को उल्टा लिखा। ठीक है। तीसरी शर्त होती है प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा। प्रथम अर्धांश का मतलब मैं भी समझा दूंगा। चौथी शर्त होती है द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा। ठीक है। और पांचवी शर्त होती है कि दोनों अर्धांश को उल्टा लिखा। ठीक है। अब आराम से आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सामान्यतः ये 5 शर्तें इस प्रश्न में आती हैं, तो टर्म सेकंड में हम लोगों को यही पहचानना है कि इन पांचों में से कौन सी शर्त है। पहले आप उत्तर L में ले आए, फिर ये पहचानेंगे इनमें से कौन सी शर्त है। तो इसको लिखने का एक तरीका बता देता हूं मैं आपको। जब कोई शर्त नहीं हो तो आप ये डायग्राम बनाया करें, जब पूरी वर्णमाला को उल्टा लिखा गया तो आप ये डायग्राम बनाया करें। ये जो निशान मैं दर्शा रहा हूं ये इसीलिए दर्शा रहा हूं कि ये बदली हुई है, ये नहीं बदली हुई है, ये बदली हुई है। अभी हो रहा है प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा, तो इसका मतलब आप ये याद रखें, प्रथम अर्धांश मतलब ए से लेकर एम तक उल्टा लिख दिया। इसका मतलब समझ गए होंगे। इसमें यहाँ ए आ रहा है, यहाँ जेड आ रहा है। अब सारे को उल्टा लिख देंगे तो यहाँ जेड आ गया, यहाँ ए आ गया। प्रथम अर्धांश मतलब ए टू एम, ए से लेकर एम तक, तो एम यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, और ये सीधा ही लिखा हुआ है, एन यहाँ है और जेड यहाँ है। फिर इसने बोला द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं बदला है और ये बदल गया है। बेटा क्या कहना चाह रहा हूं, 1 से 13 तक के अक्षर तो ये है और 14 से 26 तक के ये है।
इसमें 1 से 13 ये है और 14 से 26 दूसरा अर्धांश बदल दिया है। और इसमें क्या होगा, दोनों अर्धांशों को बदल दिया, मतलब ए से लेकर एम तक को तो एक बार बदल दिया और एन से लेकर जेड तक को एक बार बदल दिया। तो ये 5 शर्तें आती हैं। वापस दोहरा देता हूं, इसमें कोई शर्त नहीं है, इसमें पूरी एबीसीडी बदली हुई है। इसमें पहला अर्धांश, इसमें दूसरा अर्धांश, इसमें पहला और दूसरा दोनों अर्धांश। ठीक है, अब आप नियम जानिए। अगर ये शर्त होगी तो नो चेंज, मतलब जो टर्म फर्स्ट में आपको मिला है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूरी वर्णमाला बदली हुई है तो बेटा इसमें 26 अक्षर होते हैं, तो आपको +1 ध्यान रखना है, तो 27 में से घटाना है, 27 में से घटाएं। आपका जो टर्म फर्स्ट का आंसर है ना, उसको 27 में से घटाएं। प्रथम अर्धांश उल्टा लिखा है तो प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं, तो इनके लिए आप बोलेंगे 14 में से घटाएं। और आप बोलेंगे सर शर्त ये और अक्षर यहां का आ जाए तो आप बोलेंगे नो चेंज। मैं समझाऊंगा क्या कह रहा हूं। जैसे पहले टर्म का उत्तर आपका एल में आएगा, तो मान लो आपका उत्तर एल 12 आया, मान लेते हैं एल 12 आया तो यहां आएगा। भाई 12 का मतलब 1 से 13 के बीच में ही तो आएगा, तब तो 14 में से घटाना है, तो 12 को 14 में से घटाएंगे तो 2 आपका उत्तर हो गया। और अगर आपका उत्तर एल 18 आया तो बेटा आपने 13 अक्षर ही तो बदले, 18वां अक्षर तो इस ग्रुप में होगा और इस ग्रुप में नो चेंज होगा, तो 18 का 18 रह जाएगा। प्रश्न के साथ समझेंगे। फिर द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा तो इधर तो आपने बदला ही नहीं, तो 1 से 13 तक के अक्षरों में तो नो चेंज होगा। और इसमें क्या होगा बेटा, देखो 26 अक्षर तो ये हो गए, 13 ये हो गए, 39 और एक और जोड़े तो 40 में से घटाना है, 40 में से घटाना है। पहले अर्धांश को 14 में से और दूसरे को 40 में से। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। टर्म फर्स्ट में आपका उत्तर एल में आना चाहिए। बहुत जल्दी आप इसका उत्तर दे सकते हैं, चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए समय दे रहा हूं। टर्म फर्स्ट आपको ये कहता है कि आपका उत्तर एल में आना चाहिए। और टर्म सेकंड में आपने शर्तें पढ़ी हैं कि अगर कोई शर्त नहीं हो तो जो टर्म फर्स्ट का उत्तर है वही काम आ जाएगा। अगर पूरी वर्णमाला को उल्टा लिखा हो तो 27 में से घटाएं, प्रथम अर्धांश को लिखा हो तो 14 में से घटाएं, पर प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख के द्वितीय अर्धांश का उत्तर आ जाए तो नो चेंज करें। वो प्रश्न के साथ आप समझेंगे। तो आप ये ध्यान रखो कि पूरी वर्णमाला 27, पहला अर्धांश 14 और द्वितीय अर्धांश 40, इनमें से घटाना है। तो ये कुछ शर्तें थी। अब प्रश्नों में इनको कैसे काम में लेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको बात ठीक से समझ में आ गई है तो प्लीज जरूर से जरूर कमेंट करें कि हम ये बात समझ रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से मैं अपना स्तर और बढ़ाऊं या कम करूं उसका मुझे पता लगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें अगर आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या जो भी समस्या आपको हो रही है वो जरूर लिखें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको 2 टर्म ध्यान रखनी है, एक टर्म फर्स्ट एल में उत्तर लाना, एक टर्म सेकंड की इनमें से क्या काम आ रहा है। तो इसको लिखना मैं भी आपको समझा दूंगा, पर आप याद रखिए 27, 14 और 40, और कोई आवश्यकता इसमें नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो एक प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न लेते हैं, आराम से सुनना। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 9वें अक्षर के दाईं तरफ 11वें अक्षर के बाईं तरफ 5वें अक्षर के दाईं तरफ 8वां अक्षर क्या है? 8वां अक्षर क्या है? आराम से मेरी बात सुनना।
बेटा ऐसे प्रश्नों को करने की दो टर्म मैंने आपको बताई हैं। आइए टी फर्स्ट कर लेते हैं पहले। टी फर्स्ट तो ये आपको लिखना नहीं है करते समय, मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। तो टी फर्स्ट कर लेते हैं। इसने बोला बाईं तरफ से 9वां अक्षर तो L9, दाईं तरफ 11वां तो R11, बाईं तरफ 5 तो L5 और दाईं तरफ 8 तो R8। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। अब क्या करें बेटा, इसको उत्तर L में चाहिए तो इसका उत्तर L में आएगा 11 और 9 20। फिर मैं ये लिखूंगा इसके साथ L5, इसका उत्तर वापस L में आएगा लेकिन 15 घटेगा। फिर मैं लिखूंगा R8, इसका उत्तर भी L में आएगा लेकिन जुड़ेगा और L23 ये आपका आंसर आ गया। आप टर्म फर्स्ट एक बार वापस समझ लो बेटा। ये सब चीजें आप L और R के फॉर्म में लिख लें। फिर चूंकि L में आंसर आना है तो L में ही आएगा ना हर बार, पहला पद L है तो हर बार L में ही आएगा। अब ये दोनों असमान है इसलिए जुड़ गए, अब ये दोनों समान है इसलिए घट गए, ये असमान है इसलिए जुड़ गए। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, टी सेकंड में चलना है, टी सेकंड में चलना है, ठीक है। तो टी सेकंड में आपको कोई भी शर्त इसमें नहीं दी है, कोई भी शर्त नहीं देने का मतलब ये हो गया नो चेंज। तो बेटा आपका उत्तर क्या आया था L23, तो आपका फाइनल आंसर L23 ही हुआ। L23 का मतलब होता है बाईं तरफ से 23वां अक्षर और 23वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है W, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं इसी प्रश्न में एक बार कुछ शर्तें जोड़कर भी आपको समझा देता हूं। जैसे जैसे ये बोलता, एक शर्त आती इसमें, एक शर्त आती यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो मैं एक शर्त जोड़ देता हूं। मैंने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 9वें अक्षर के सेम क्वेश्चन, बस एक शर्त मैंने बढ़ा दी। तो बेटा वापस वही दो टर्म, पहली टर्म तो ये कि आपका उत्तर L23 आएगा। दूसरा अब आपको शर्त पहचाननी है, तो आप शर्त पहचानेंगे। तो इसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला को अगर उल्टे क्रम में लिखोगे तो पूरी वर्णमाला उल्टे क्रम में हो गई। पूरी वर्णमाला उल्टे क्रम में हो गई तो नियम ये था कि 27 में से घटाना है। नियम याद करिएगा, पूरी वर्णमाला के लिए 27, पहले अर्धांश के लिए 14 और दूसरे अर्धांश के लिए 40। तो 27 में से घटाना है। तो बेटा आपका उत्तर L23 जो आया था वो आपका उत्तर नहीं होगा, आपको 27 में से घटाना पड़ेगा L4। तो 4 नंबर पर कौन आता है, D। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, पहला उत्तर L में लेकर आए और फिर देखिए और समझाता हूं। अगर शर्त ये होती यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टा लिखा जाए, आराम से सुनना आपको पता लग जाएगा। अगर अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टा लिखा जाए तो बेटा वो तो टर्म फर्स्ट का उत्तर तो वही आएगा। अब आप शर्त की पहचान करोगे तो पहला अर्धांश उल्टा लिखा गया तो ये हो गया। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इसमें यहां तो नियम लगेगा, अगर इनमें कुछ आ गया तो 14 में से घटाना, अगर इसमें आ गया तो नो चेंज, यहां तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं। तो आप बोल रहे L23, तो बेटा यहां तो 13 तक ही आएगा, आधा 13 तक ही आएगा, तो 23 कहां आएगा, यहां आएगा। तो यहां क्या नियम है बताओ, नो चेंज है। यहां तो नियम लगेगा पर यहां तो नो चेंज रहेगा। अरे वापस समझो मेरी बात, इसने बोला पहला अर्धांश बदला हुआ है तो दूसरा तो नो चेंज रहा ना, तो L23 जो है वो यहां आएगा, यहां आएगा तो यहां तो कोई नियम लगना ही नहीं है, तो नो चेंज रहेगा। नो चेंज नियम लगेगा तो वही L23 मतलब W आपका उत्तर आ गया। समझ रहे हैं? अब अगर इसी प्रश्न में यह शर्त होती, आराम से सुनना आप सारी चीजों को, अगर इसी प्रश्न में यह शर्त होती कि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश बदला हुआ है, प्रथम की जगह द्वितीय अर्धांश बदला हुआ होता तो आप बोलेंगे कि सर ये नियम लगेगा। शर्त मैंने बता दी, 5 शर्त बताई, कौन सी, कोई शर्त नहीं, पूरी बदली हुई, पहला अर्धांश बदला,
दूसरा अर्धांश बदला और पहला और दूसरा दोनों बदला। तो बेटा इसमें नो चेंज होता है, इसमें 27 में से, इसमें 14 में से, इसमें नो चेंज, इसमें नो चेंज, इसमें 40 में से, इसमें 14 में से, इसमें 40 में से। तो पूरी एबीसीडी की बात करें तब तो आप किस में से घटाएंगे? 27 में से। पहले अर्धांश की बात हो तो 14 में से, द्वितीय की हो तो 40 में से। ठीक है, अब आप बात करिए। आपने पहले L23 उत्तर निकाल लिया टर्म फर्स्ट में, टर्म सेकंड में आपने शर्त बना ली। द्वितीय अर्धांश बदला की ये शर्त होती है, इसको पढ़ना आता है आपको। इधर होता है नो चेंज, इधर द्वितीय अर्धांश है तो 40 में से घटाना है। तो आप बोलेंगे L23 की पोजीशन तो इसमें आती है भाई, 1 से 13 तक की पोजीशन तो इसमें आती है, 14 से 26 तक की पोजीशन इसमें आती है। तो आप बोलेंगे सर L23 की पोजीशन तो यहां आती है, तो यहां आती है तो नियम लगेगा, ऐसी लाइन में तो नियम लगता है। तो द्वितीय अर्धांश का नियम है 40 में से घटाना है। तो L23 जो है वो आपका उत्तर न होकर 40 में से घटाएंगे तो 17, और क्यों आपका फाइनल आंसर आ गया। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले टर्म फर्स्ट का उत्तर L में लाएं, जरूरी चीज है, लाकर रिलैक्स करें। फिर टर्म सेकंड में चलें। 5 शर्तें आपके पास हैं, उनमें से कौन सी शर्त है उस पर उत्तर निर्भर करता है। ठीक है, यहां जरूर समझ ले, ये हमेशा नो चेंज रहता है। ये शर्त हो तो आपके उत्तर को 27 में से घटाना, ये चेंज हो और उत्तर भी इसी में आए, 1 से 13 के बीच का हो तो 14 में से घटाना, इधर आ जाए तो नो चेंज, यहां आ गया तो नो चेंज, यहां 40 में से घटाना, यहां 14 में से और यहां 40 में से घटाना। आशा करता हूं आप समझ रहे हैं। हम एक प्रश्न और ले लेते हैं। नंबर 1, यदि पूरी वर्णमाला उल्टे क्रम में हो, नंबर 2, यदि प्रथम अर्धांश उल्टा लिखा हो, नंबर 3, यदि द्वितीय अर्धांश उल्टा लिखा हो, और नंबर 4, यदि दोनों अर्धांश उल्टे लिखे हों, यदि दोनों अर्धांश उल्टे लिखे हों तो इन सभी के आगे प्रश्न एक ही है। तो वर्णमाला में दाईं तरफ से 11वें अक्षर के बाईं तरफ 9वें अक्षर के दाईं तरफ 5वां अक्षर क्या होगा। अब बेटा एक साथ ही मैं आप लोगों को 4 प्रश्न समझा रहा हूं। प्रश्न क्या होगा, या तो ये होगा कि यदि पूरी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखें तो वर्णमाला में दाईं तरफ से 11वें अक्षर के बाईं तरफ 9वें अक्षर के दाईं तरफ 5वां अक्षर क्या होगा। या फिर सिंगल यही क्वेश्चन देखें, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखें तो क्या होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, प्रश्न अलग अलग है ये, ठीक है। अब मैं ये चारों प्रश्न आपको एक साथ समझाना चाहता हूं। पहली बात ये कि टर्म फर्स्ट हमेशा सेम होती है,
तो सबसे पहले टर्म फर्स्ट निकालें, शर्त चाहे कोई भी हो, टर्म फर्स्ट में आपको केवल ये करना है कि उत्तर एल में आना चाहिए। तो शुरू कर देते हैं। तो दाईं तरफ से 11, तो मैंने लिखा R 11, बाईं तरफ 9, तो मैंने लिखा L 9, और दाईं तरफ 5, तो मैंने लिखा R 5। अब आप बोलेंगे सर इसका उत्तर तो R में आएगा। आप भी रिपीट करें मेरे साथ, बराबर चर्चा करें। इसका उत्तर R में आएगा, और ये अलग अलग है तो दोनों जुड़ेंगे, तो R 20 हो गया। R 20 के साथ मैंने फिर अगला पद R 5 लिखा, तो आप बोलेंगे इसका उत्तर भी R में आएगा, और दोनों समान है तो R 15 हो गया। पर टर्म फर्स्ट की एक ही तो शर्त है कि उत्तर L में आना चाहिए, नहीं आया, तो L में लाने के लिए 27 में से घटा सकते हैं, तो L 12 आपका टर्म फर्स्ट का उत्तर आ गया। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। टर्म फर्स्ट का उत्तर आपका आ गया L 12। ठीक है, अब यहां आइए। इसने बोला यदि पूरी वर्णमाला उल्टे क्रम में हो, तो पहले चाहे कोई भी प्रश्न हो, पहले आपका उत्तर L 12 आया, अब उसको शर्त में पहुंचाना है। टर्म फर्स्ट का उत्तर L 12 है, अब उसको शर्त में पहुंचाना है। तो यदि पूरी वर्णमाला बदली हो तो ये वाली शर्त लगेगी, याद करिए। तो ये क्या शर्त है, 27 में से घटाना है। तो 27 में से घटाएंगे तो आप क्या करेंगे, 12 को 27 में से घटाएंगे, आपका जो भी टर्म फर्स्ट का उत्तर है उसको घटाएंगे, तो आपका उत्तर हो गया 15, और 15 का मतलब हो गया O। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर आया O। अब इसने बोला प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा, प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा तो ये शर्त लगी, समझ रहे हैं। अब इसने बोला L 12, तो L 12 की पोजीशन ये होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो 1 से 13 के अक्षर की पोजीशन तो पहली होगी, और 14 से 26 की पोजीशन दूसरी होगी। तो आपका तो L 12 आया ना, तो उसकी पोजीशन ये होगी। तो आप मुझे बताइए क्या इसमें कोई सूत्र लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इधर क्या प्रथम अर्धांश का सूत्र क्या होता है, 14 में से घटाना है। तो L 12 को आप जब 14 में से घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 मतलब आपका उत्तर B आ गया, समझ रहे हैं। अब इसने कहा द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा हो, द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा हो तो ये उल्टा हो गया, समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात। अब इसने बोला L 12, L 12 की पोजीशन ये हुई, तो ये हुई, तो यहां तो नो चेंज है ना, इधर नो चेंज है बेटा। 14 से 26 तक आता तो फिर 40 में से घटाना होता तो फिर आपका उत्तर हो गया वही 12, नो चेंज रह गया, L उत्तर आ गया। अब इसने बोला दोनों अर्धांश उल्टे हो, दोनों अर्धांश उल्टे हो, तो ये नियम लगा। अब आप ये देखिए कि 1 से 13 तक का अक्षर हो तो इसमें आएगा, 14 से 26 का हो तो इसमें आएगा। तो फिलहाल तो यहां आया, तो यहां क्या नियम है, पहले अर्धांश में क्या नियम है, 14 में से घटाना है, 14 में से घटाना है, 12 को घटाएंगे तो 2, और 2 पर कौन आता है, B। तो देखिए आपका L में तो 12 ही उत्तर आया, पर शर्तों के अनुसार वो बदलता रहा। और यदि यहाँ कोई शर्त होती ही नहीं, 5 होती है ना, 4 तो ये रही, एक कोई भी शर्त हो ही नहीं, तो फिर L 12 से ही आप उत्तर दे देना। तब आप बोलेंगे 12 नंबर पर L आता है, इसलिए L उत्तर हो गया। ठीक है, समझे ही होंगे आप लोग। एक प्रश्न हम और करते हैं, इस बार मैं प्रश्न नहीं लिखूंगा, आप अपना दिमाग लगाइए इसके लिए। ठीक है, मेरी पहली लाइन ये है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए, तो आप पहले ही समझ जाएंगे द्वितीय अर्धांश। इस तरीके से आप प्रश्न करेंगे, भाई प्रश्न तो लिखा हुआ आएगा ही पेपर में, तो आप डायरेक्ट क्या करना शुरू करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश बदला जाए, तो आप ये निशान लगा लेंगे, ये द्वितीय अर्धांश बदल गया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो बाईं तरफ से 5वें अक्षर के, दाईं तरफ 9वें अक्षर के, दाईं तरफ 8वें अक्षर के, बाईं तरफ दूसरा अक्षर क्या होगा, ये मैंने नियम लिख दिया। वापस मेरी बात सुनिए, इसने बोला द्वितीय अर्धांश बदला जाए, तो मैंने ये लिख दिया। फिर इसने बोला बाईं तरफ दाईं तरफ, ये सब मैंने लिख दिया। अब आप बताइए इसका उत्तर किसमें आएगा, L में। असमान है तो जुड़ेंगे 14। फिर बताइए क्या उतारेंगे, R 8 उतारेंगे। इसका उत्तर किसमें आएगा, L में। और असमान है तो जुड़ेंगे तो 22, और फिर L 2 उतारेंगे, इसका उत्तर आएगा L 20। तो ये तो आपकी टर्म फर्स्ट का उत्तर हो गया। अब आप मुझे बताओ ये जो 20 है, ये 1 से 13 में आएगा या 14 से 26 में आएगा, तो आप बोलेंगे 1426 में आएगा। तो बेटा अगर इधर आता तो नो चेंज था, और इधर आया तो द्वितीय अर्धांश का नियम क्या है, 40 में से घटाएंगे
तो 40 में से जब आप 20 को घटाएंगे तो दोबारा आप 20 ही पाएंगे, तो 20 पाएंगे तो आपका उत्तर आ गया टी। पर ये वाला 20 नहीं, 40 में से घटाने के बाद जो आया वो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, यदि आपको और एक्सरसाइज की जरूरत है तो मैं अगले वीडियो में इस तरह के प्रश्नों की एक्सरसाइज करवा दूंगा, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप ये जरूर बताते रहें कि आपको पता लग रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो पूरा देखा करें, सही से देखा करें। मैं कुछ और नवाचार का प्रयोग करूंगा, मिलते रहेंगे इससे आगे। थैंक यू वेरी मच। एक क्लास मैंने आप लोगों को वर्णमाला और संख्या ज्ञान की दे दी है, अगली क्लास के साथ मिलते हैं।